ये पूछने का मकसद मेरा ये है, रत्न पूजा पाठ या तंत्र मंत्र, ये मैं इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जब कोई पेशेंट होता है ना और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको रोग के बारे में सब पता होगा। आप कोई किडनी का अगर पेशेंट है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो तो डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाता है कि भाई आपने ये पढ़ाई की है तो आप ही हमको बताएंगे इसका सोल्यूशन और क्या इसकी दवाइयाँ हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो सब लोग जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे या अलग अलग ज्योतिषियों के पास वो जा रहे हैं, बहुत सी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल है कि जी आप ऐसे कर लो तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी, आप तेज पत्ते पर कुछ लिख लो तो ये हो जाएगा, आप तकिए के नीचे या पोटली के अंदर ये रख के तिजोरी में डाल दो तो ये हो जाएगा। क्या ये काम करता है और क्या कोई मंत्र काम करते हैं, रत्न काम करते हैं? क्योंकि हम कैसे समझें, एक आम आदमी जो इस वक्त आपका पॉडकास्ट देख रहा है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनते हो और आप देख रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें करते करते, ये प्रैक्टिकली मैं तो आप ही की सॉफ्ट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आपने देखा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो सबको बंद कर दीजिए। फिर उन सब में जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है ना, सिर्फ उस व्यक्ति की बात को सुनिए, उस पर विश्वास करिए, फॉलो करिए और देखिए कि उसी से आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अब मेरी लैंग्वेज में बात करूं, मैं जैसे शालिनी जी ने पूछा है मुझसे, तो मेरे से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ है। योगों की चर्चा कोई करता नहीं है। शुभ योग में, वृद्धि योग में, आयुष्मान योग में, या वज्र योग में, या सिद्धि योग में, शुभ योग में, हर्षण योग में, शुक्ल योग में, ये अच्छे योग होते हैं। गंड, अतिगंड, परिगा, व्यातिपात, वर्यन, ये अच्छे योग नहीं होते। कि बच्चे के जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है, कि आपने सुना होगा कि लोग ये बातें करते हैं कि अरे बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, इस घर के तो वारी नारे हो गए। तो बच्चा लाभ योग में, शुभ योग में पैदा हुआ, वृद्धि योग में पैदा हुआ है। सौभाग्य योग में, हमारी सच बताऊं, हम जितनी मर्जी मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट आज से ज़्यादा मेहनत मैं 25 साल पहले करता था, 20 साल पहले करता था, बट तब लाइफ स्ट्रगल ही थी। हमारी बेटी सौभाग्य योग में पैदा हुई, शायद मेरे अच्छे कर्म होंगे कि मेरे घर में पुत्री हुई सौभाग्य योग में। और जिस दिन वो पैदा हुई थी मैंने उसको मर्सिडीज गिफ्ट की थी अपनी वाइफ को कि तूने मुझे बहुत ही प्यारी बच्ची दी है। मुझे अटैचमेंट थी, मुझे पता था कि शादी बच्चा होने से पहले कि मेरी बेटी होगी। वैष्णो माता को मैंने कई सालों ये मन्नत मांगी है। तो वो जिस योग में पैदा हुई ना, वो लड़कियों के लिए सबसे टॉप योग है। और जब से वो पैदा हुई हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो सबसे पहले योग, फिर देखा जाता है कि बच्चे का नक्षत्र क्या है, फिर देखा जाता है बच्चे की राशि क्या है, फिर उसका लगन चार्ट, फिर ग्रह स्थिति देखी जाती है। और अभी आप टीवी पे देखोगे कोई पंडित जी को आपने आपकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में, बाकी और तो सबसे आखिरी स्टेप जो है वो सबसे पहले आ जाता है। बट ये सबसे आखिरी का स्टेप है। अब कुंडली को कैसे फॉलो करना चाहिए, ये अगर आप समझ लोगे कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपकी कुंडली में ऋण कौन कौन से हैं, उन ऋणों को खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पत्नी ऋण दोष है तो 100 गायों को चारा खिलाना, क्रुअल्टी ऋण दोष है तो 100 अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाना, पित्त ऋण दोष है 43 डेज पीपल के पेट पे जल चढ़ाना, किसी नवनिर्माण मंदिर में घर के सभी सदस्यों से पैसे बराबर लेकर के डोनेट करना, मातृ ऋण दोष है तो सिल्वर कॉइन डोनेट करना, जल प्रवाह करना, कन्या बहन ऋण का दोष है पीले रंग की 9 कोड़ियाँ जलाना, जल प्रवाह करना, और प्रकृति ऋण दोष है तो 100 डॉग्स को खाना खिलाना, किसी विधवा स्त्री की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। अजन्म कृत ऋण दोष है तो एक नारियल जल। अब ये जो ऋण है ये कैसे बनते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं ग्रह। कौन से ग्रह? दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बुध शुक्र राहु बैठ जाए तो पैतृक ऋण भार लगा हुआ है। इसके लिए आपको देखो किसी एस्ट्रोलॉजर से तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले जब ऋण खत्म करोगे ना, आप अपने आप 10 स्टेप ऊपर चले जाओगे, क्योंकि ऋणों की वजह से जो 50 to 90% आपके ग्रह आपको सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अशुभ ग्रहों की अशुभता खत्म हो जाती है अगर आप ऋणों से मुक्त हो जाते हो। और शुभ ग्रह जो कि आपको शुभ फल नहीं दे पाते, अशुभ ग्रहों की अशुभता के कारण, ऋणों दोषों के कारण वो आपको फल देने लग जाते हैं। अभी तो अच्छे ग्रह काम ही नहीं कर रहे ना। अच्छे ग्रह
कब काम करेंगे? जब आपके ऋण दोष खत्म होंगे। यानी कि समुद्र मंथन अमृत के लिए किया, लेकिन विष निकल आया। विष का सॉल्यूशन करने के बाद ही अमृत तक पहुंचा जा सकता है। जब तक आपने गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, आप उसका जब तक इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपको चैन से जीने नहीं देगा बैंक। हाँ। रोज कॉल कर करके परेशान कर देगा। हाँ। तो ऐसे ही हम अपने ऋणों का प्रायश्चित करें, उनको रिजॉल्व करें, रिमूव करें। आप 10 स्टेप ऊपर आ जाते हो, 20 स्टेप ऊपर आ जाते हो, 100 स्टेप तक जाना है। आप ऐसे ही करते करते 50 स्टेप तक ऊपर आ जाते हो। अब आते हैं कुंडली में ग्रह दोष। ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है, चंद्र शनि का विष योग नहीं होना चाहिए। चंद्रमा राहु का, चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, चंडाल दोष नहीं होना चाहिए। गुरु राहु, गुरु केतु का गुरु चंडाल योग नहीं होना चाहिए। सूर्य केतु का, सूर्य राहु का ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए। ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, मंगल केतु या मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी भाव में नहीं होने चाहिए। ये ग्रह कॉम्बिनेशन दोष हैं, यानी कि पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा बुरा किया है कि इस जन्म में मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी और नहीं मिल रही है। तो उसकी सफलता आपको मिले, उसके लिए होता है हरि नारायण, हर महादेव। इनका एक कॉम्बिनेशन यज्ञ होता है जिसको बोलते हैं हरिहरात्मक यज्ञ। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्राह्मण को बुला के अपने घर में हरिहरात्मक यज्ञ करें। इससे आपकी प्रॉब्लम 60-70% ठीक हो जाएंगी। 2 चीजें हो गई, आपने ऋण खत्म किए, आपने दोष खत्म कर दिए। अब सिर्फ आप रत्न जो आपकी जन्म कुंडली के लिए बेस्ट रत्न बना है, आपका लग्नेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, नवमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, दशमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, पंचमेश अच्छी पोजीशन में बैठा है, ये आप देखिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के चेक करा लीजिए। आप उसका रत्न धारण कर लीजिए। आपके जीवन के सभी कष्टों से वो रत्न ही मुक्ति दिलाता चला जाएगा। आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो उस रत्न को कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन का, अच्छे भाव का मालिक होकर के अशुभ भाव में जाके बैठ गया तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो रत्न भी एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किसी ने बोला कि पुखराज पहन लो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी पुखराज से कैंसर भी बृहस्पति से कैंसर भी देखा जाता है। बॉडी की जितनी भी चर्बी है, जितनी भी आप लेडीज़ को देखोगे कि उनका जो लोअर पोर्शन है बहुत हैवी हो जाता है, या किसी जेंट्स को देखोगे उनकी तोंद बहुत बाहर निकल जाती है, या शरीर थुल हो जाता है, बहुत तेजी से शरीर बढ़ता है, ये सब बृहस्पति के कारण होता है। बृहस्पति की जब भी गोचर में दृष्टि लगन पे होगी, उस पीरियड में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप लाख जतन करने के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। जिस भी लड़की की कुंडली में बृहस्पति 7th हाउस में या 8th हाउस में होगा, या चंद्रमा 7th 8th हाउस में होगा, उसका लोअर पार्ट जो है, लोअर पोर्शन जो है बहुत हैवी होता जाएगा। बच्चों के बाद उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनको फिजिकली, सेक्सुअली और गायनिक इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। कई बार कंसीविंग प्रॉब्लम भी आती है। अगर यही कॉम्बिनेशन 8वें भाव में बन जाए तो कंसीविंग ठीक से नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर हमने इन ग्रहों के, इनसे आप 50% मुक्त हो जाते हो। साथ में प्रायश्चित, अपनी सोच अच्छी करनी होती है, अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपनी जो आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करना होता है, पॉजिटिविटी को लाना होता है। उसके बाद सही रत्न, आपने ऋण खत्म कर लिया, आपने दोषों से मुक्ति पा ली, उसके बाद सही रत्न आपकी लाइफ को फिर सिर्फ अच्छे कर्म करिए और आप भी दुनिया के रईस लोगों में अपना नाम लिखवा सकते हो। और मैंने सिर्फ कर्म का रास्ता बताया है, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास आने से, मैंने वो बताया जो करना ही आपकी नियति को बदल सकता है। नहीं तो आप ऐसे करते रहिए, तेज पत्ते पे लिख लें, काली पोटली में कुछ डाल के रख दें। इनसे अगर कुछ हो जाता है ना, वो बेचारा एस्ट्रोलॉजर अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल लेता है। हाँ। किस्मत बदलना हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा, किस्मत बदलना हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा।